आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का स्थानांतरण के बाद गरियाबंद के लिए नवनियुक्त कलेक्टर नम्रता गांधी ने आज पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जहां पुराने कलेक्टर नीलेश ने नए कलेक्टर नम्रता गांधी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया, वहीं नई कलेक्टर ने श्री क्षीरसागर को स्मृति चिन्ह भेंट की। आपको बता दें कि नम्रता गांधी अब तक गौरेला पेंड्रा मड़वाड़ी जिले की कलेक्टर थी। स्थानांतरण के बाद आज उन्होंने गरियाबंद जिले में कार्यभार ग्रहण किया। वहीं गरियाबंद के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का स्थानांतरण महासमुंद हुआ है। कोरबा में कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते शिक्षण संस्थान बंद हो चुकी है और प्रशासन सभी प्रकार के कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। और इसका ठीक उल्टा जिले के सभी शराब की दुकानों में हो रहा है। यहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जरूरत पड़ती है और न प्रशासन भी सारे नियमों कायदों का पालन मध्यम वर्ग के व्यापारियों से करवाते हैं। आबकारी विभाग में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं देते। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, हर दिन संक्रमित मिल रहे हैं। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बैंकों में अधिकारियों कर्मचारियों से संक्रमित निकलने के कारण लोग बैंक की बजाय पैसा निकालने एटीएम पहुंच रहे हैं। इधर एटीएम में संक्रमण से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही एटीएम सैनिटाइज किए जा रहे हैं और ना ही यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है। यदि आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान रहें, अन्यथा पैसों के साथ आपके घर में कोरोना भी दस्तक दे सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई एफआईआर के विरोध में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुतला दहन के दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि गरीब शोषित वर्ग एवं किसानों की बुलंद आवाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए एफआईआर से यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसकने वाली है। देखिए, किसानों, मजदूरों, युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया गया एफआईआर के विरोध में आज एनएसयूआई योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रही है। आप लगातार देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूपेश बघेल जी से डरने के कारण और अपनी वहां पे कुर्सी खोने के कारण अब एफआईआर और बाकी सभी अपने जो एजेंट हैं उनके ईडी, ईसी जैसे, सीबीआई जैसे लोगों को लगाकर लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार आज एनएसयूआई के नेतृत्व में हम सभी योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किए हैं, जिस प्रकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही थी आदरणीय भूपेश बघेल जी के ऊपर, जबकि डोर टू डोर वहां पर घूम के वो वहां पर प्रचार कर रहे थे, किसी प्रकार की ना कोई सभा थी, ना किसी प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया गया था। जिस प्रकार वहां पर जो भी वहां के भी जो यूपी के पूरे मंत्री हैं, वहां के कैंडिडेट हैं, डोर टू डोर घूमकर भारी भीड़ के साथ वहां घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और सिर्फ एक द्वेष भावना के रूप में जो यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार उनकी वहाँ पर जो यहाँ पर सभाओं में जो दौरान उनका जो पॉपुलरिटी देखी जा रही है, उनको दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम इसको एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एनएसयूआई के माध्यम से हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ को ये चेताया है कि आप जिस प्रकार हर ईडी का और इस सब का सहारा लेकर वहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ पर प्रचार चल रहा है, निरंतर जारी रहेगा और एनएसयूआई और कांग्रेस का एक एक आदमी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा।
बिलासपुर में हुई डकैती का पुलिस को अहम सुराग मिला है। इस सनसनीखेज डकैती कांड से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। जमीन की पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए बदमाशों के साथ मिलकर डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बचे हुए डकैतों के पकड़े जाने के बाद पुलिस इस मामले का शीघ्र खुलासा कर सकती है। बता दें कि 13 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव दरिया घाट निवासी टाकेश्वर पाटिल के घर दिन दहाड़े डकैतों ने धावा बोल दिया था और कट्टे की नोक पर लूटपाट की थी। लूट में डकैतों ने 2.5 लाख रुपए नकदी और 2.5 लाख रुपए के गहने चुरा लिए थे। काम खोजी से खोज के तह देखा लइसे तेल में लइसे गेला खाती गेदरी न भकेला भकेला और मलेगी से अले से गोला होता से मार दी के वहां सब लोग ने तो लाग तो मतलब चाबी भी कहां खोज के तो देखा तो तू पाई हां रही गहना उना मरही जोड़ के रही द्वार के रही पैसा रही से तीन सब रही हम तो देखा कि मोबाइल ऊपर अंगूठी चूड़ा उड़ा रही वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिलाध्यक्ष विकेश साहू के निर्देशानुसार कुसमी में मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा युवा मोर्चा ने लोक पर्व छेरछेरा के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से घोषणा पत्र की छाया प्रति के साथ छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मांगा और अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 2500 महीने बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित साहू जी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बलरामपुर के समस्त 11 मंडलों में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने जो युवाओं को ठगने का कार्य किया है और छत्तीसगढ़ के जो 10 लाख युवाओं को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, आज लोक पर्व छेरछेरा के अवसर पर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये मांग करते हैं, छेरछेरा के अवसर पर ये मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप रोजगार दीजिए। रोजगार नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए और बेरोजगारी भत्ता भी देने की अगर क्षमता आप में नहीं है तो आपको इस पद में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्री श्री 1008 ईश्वरानंद महाराज महामंडलेश्वर आज अपने 48वें दिन में लिंगा घाट पहुंचे। वहां उनके साथ 182 नर्मदा परिक्रमा वासी भी उनके साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। वहीं आज लिंगा घाट में महा भंडारा किया गया। एक स्वर में सभी आम जन मानस और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा एक मुद्दे को उठाया गया कि मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नर्मदा परिक्रमा पथ का निर्माण कराएं। सभी क्षेत्रीय सांसद, विधायक और मनरेगा के सहयोग से निधि से मां नर्मदा परिक्रमा पथ का निर्माण करवाएं। नर्मदा परिक्रमा के बारे में बताएं जो आज महाराज जी की चल रही है। आज इससे लिंगा घाट पर महामंडलेश्वर पूज्य श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी की परिक्रमा चल रही है। उसी उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए। एक जनमानस में एक चर्चा आई कि नर्मदा परिक्रमा जब से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है
जब से नर्मदा परिक्रमा चालू है और इस कलयुग में जनमानस की आस्था प्रतिदिन नर्मदा जी के प्रति बढ़ती जा रही है। इस नर्मदा क्षेत्र में जब से उद्गम हुआ है, संत हो, महात्मा हो, पूज्य जो भी हो, देवता हो, अच्छे यहाँ तक कि हमारे यहाँ ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। ऐसी पतित पावनी नर्मदा मैया की जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा वासियों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि नर्मदा जी का छोड़ के अंदर घाट में, अंदर गांव में जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर अंदर शहर में कहीं जाना पड़ता है। तो पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि नर्मदा पथ जो है वो पूरा नर्मदा किनारे बनाया जाए। कहीं न कहीं वो बस्यांतर हो गया। तो जब तक ये धरती है, जब तक नर्मदा जी परिक्रमा चलती रहेगी, तो एक जनमानस में एक बात आई है कि क्यों ना एक प्रस्ताव भेजा जाए मुख्यमंत्री जी के पास, गैर राजनीतिक, इसमें कोई राजनीति नहीं है, गैर राजनीतिक व्यवस्था है कि जो जनप्रतिनिधि जो जहां हैं अपनी अपनी राशि से, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे मनरेगा के प्रति हो, नर्मदा के किनारे नर्मदा पथ ऐसा बनाया जाए कि नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए अंदर गांव में या शहर में न जाना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो इससे अच्छी व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी व्यवस्था है। क्या प्रयास किए जा रहा है आप लोगों के द्वारा? हम लोगों ने आज इस संबंध में चर्चा की है और हम लोग एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। वो ज्ञापन तैयार होगा, सब लोगों को दस्तखत कराएंगे। नर्मदा किनारे जितने भी प्रयासरत हम लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दस्तखत करा के और मुख्यमंत्री के पास यहाँ और ज्ञापन दें कि नर्मदा पथ परिक्रमा पथ पैदल पथ बनाया जाए। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राव वीरेंद्र सिंह कौरव, भारतीय जनता पार्टी पूर्व उपाध्यक्ष जिला। पहले तो जो नर्मदा परिक्रमा चल रही है महाराज श्री की, इस संबंध में आपसे जानना चाहता हूँ। महाराज श्री की नर्मदा परिक्रमा चल रही है। मलारपुर में गया था, वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय राकेश जी जो हमारे सांसद हैं, ये सब लोग थे। वहाँ भी लोगों की भावनाएं आई कि नर्मदा जी का जो मार्ग है ये बनना चाहिए और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर विधायक निधि और सांसद निधि और मनरेगा से मार्ग को निर्मित कराया जाए, जो अति शीघ्र बन जाए तो लोगों को जो कठिनाई हो रही है वो दूर होगी और लोग सहजता से परिक्रमा करेंगे। आप जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे आगामी समय में? जनप्रतिनिधि जो भी होंगे चर्चा होगी सबसे, वो सब अपनी राशि में से इस मार्ग को अपनी राशि देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ मैं जनप्रतिनिधियों को, माता नर्मदा ये हमारी पूजी नहीं है और अधिकांश लोग नहीं, हजारों लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। यदि उस पुण्य काम में उस नदी को लगा दिया जाए तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, तो सबको लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विश्वनाथ सिंह पटेल, मुलायम सिंह मुलायम के नाम से लोग जानते हैं। सबसे पहले तो जो नर्मदा परिक्रमा चल रही है महाराज श्री की, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये नर्मदा परिक्रमा अभी कल बरमान घाट में श्री श्री 1008 ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी परिक्रमा में हैं। बहुत से लोग करनाथरी में बरमान में एकत्रित हुए, वहां भी लोगों के बीच में चर्चाएं आई और आज लिंगा घाट में महाराज जी का दोपहर में आगमन है, दोपहर का भोजन भी है। यहाँ भी बहुत संख्या में लोग एकत्रित हुए और सभी लोगों की एक जनभावना सामने आई कि चूंकि परिक्रमा में तो सतत परिक्रमावासी चलते हैं और माँ के किनारे चलने में परिक्रमावासियों को कठिनाई होती है, एक जनभावना निकल के आई कि शासन प्रशासन की ओर से ये नर्मदा परिक्रमा पथ बनना चाहिए और लोगों का सुझाव भी है कि ये मनरेगा और सांसद या विधायक निधि के माध्यम से यदि निर्मित होता है तो मुझे लगता है और जनभावना है कि ये काम अतिशीघ्र हो सकेगा और नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ये सुविधा बन सकती है। ऐसा सभी लोगों का विचार विमर्श है और सभी लोगों का ये भी कहना है कि ये प्रस्ताव जनमानस की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजना चाहिए, जिससे मां नर्मदा का एक नर्मदा पथ
शीघ्रातिशीघ्र बन सके। धन्यवाद। वहीं दरियाघाट डकैती कांड में पीड़ित ने एसपी को ज्ञापन देते हुए अभय नारायण राय से पूछताछ करने की मांग की। उनका कहना है कि डकैती के पीछे उनका हाथ हो सकता है। इस मामले में महामंत्री अर्जुन तिवारी का कहना है कि इस पूरे मामले में दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं है, मुझे क्यों लपेटा जा रहा है ये समझ से परे है। एसपी को सौंपे ज्ञापन में टाकेश्वर पाटले ने कहा कि 13 जनवरी को उनके घर में डकैती हुई थी, जिसमें डकैतों ने नगदी और सोने चांदी के गहने समेत कुल 5 लाख रुपए की लूट की थी। देखेंगे ना कि काहे किस लिए आप आए थे और क्या कहना है आपका? मेरे यहाँ 13 तारीख को डकैती की घटना हुई थी, जिसमें अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जिम्मेदार व्यक्तियों के पास बोले हैं कि पिछले 4-5 महीना पहले उसके यहाँ जो पथराव हुआ उसी में उसका हत्या हो जाना था, किसी तरह बच गया। इस तरह का बोलना मुझे शक जाहिर हुआ कि अभय नारायण राय कहीं न कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए मैं एसपी महोदय को ज्ञापन देने आया था। क्या लगता है कि डकैती वही कर रहे हैं? डकैती नहीं, हत्या का प्रायोजित कार्यक्रम था, नहीं मिलने में डकैती का रूप दिया गया है। दोनों बार मैं घर पे नहीं था। कौन बोला है आपको? तो पीछे कर। अब वो जिम्मेदार व्यक्ति है, सामने आ जाएगा। आवेदन दे दिया हूँ, आवेदन में है वो, तो बयान में सब चीज़ होगा, अभी जांच होगा। क्या बोली है? एसपी मॉडल ने आश्वासन दिया है कि जांच किया जाएगा। ठीक, बाकी पूछ लो। टाकेश्वर पाटले। हो गया? आवेदन आपको दिया है, क्या कुछ है आवेदन में, किस तरह से उन्होंने आशंका जताई है जो 13 तारीख को जो डकैती हुई है मस्तूरी में, उसमें प्रार्थी से लगातार पुलिस पूछताछ कर ही रही है और उनका पूर्व में अगर किसी से कोई विवाद है या कोई भी इशू है उसके संबंध में भी लगातार जानकारी ली जा रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज प्रार्थी ने आके कुछ और लोगों पे संदेह जताया है, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड में लेंगे। पुलिस लगातार इसमें पिछले कई दिनों से टीम्स बनाकर हर पहलू पे ऑलरेडी जांच कर रही है और इसमें कुछ लीड्स भी मिले हैं जिस पे लगातार पुलिस के सभी अधिकारी साइबर टीम के साथ लगे हुए हैं और जो भी इसमें पहलू है उसके सभी पहलुओं पर लगातार पुलिस की जांच चल रही है। ये जो प्रार्थी ने जो नाम दिया, क्या उसके ऊपर जांच की है पुलिस की? प्रार्थी जो है उसने आप पर शक जाहिर किया है कि षड्यंत्र किए हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस नेता हैं और शहर में कह रहे हैं कि उनकी हत्या पहले हो जाती थी। इसमें क्या पक्ष है आप? देखिए, डकैती की घटना हुई, अखबारों से जानकारी जैसे सबको मिली वैसे मुझे भी मिली और उस प्रार्थी से मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। वो क्यों आरोप लगा रहा है, उसकी हत्या क्यों नहीं हुई, हत्या क्यों हुई, ऐसी कोई जानकारी मैंने किसी को नहीं दी और ना ऐसी अनर्गल बात करने का मैं आदी हूँ। उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई, वो मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर रहा है और निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है और उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। मैं भी चाहूँगा कि उसके बयान की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद वो जो बयान दे रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो सामने आएगी। उसने एक महामंत्री का भी नाम लिया है जो प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर ले कि मैंने उनसे कब कहा और कहाँ कहा है। तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरा सार्वजनिक जीवन बिलासपुर के प्रेस के सामने भी उजागर है, जनता के सामने भी उजागर है। मैं 25 साल से पार्टी के पदों पे हूँ, काम कर रहा हूँ। अपराध की दुनिया से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है कभी। पुलिस से जांच में शामिल करने की बात। वहीं बिलासपुर में एएसबी न्यायधानी के शहरवासियों को जल्द ही 132 केवीए के बस स्टेशन की सुविधा मिल सकेगी। इसके मद्देनजर मंगलवार को आ रही व्यावसायिक दिक्कतों के मद्देनजर शहर विधायक शैलेश पांडे मंगला ने मौके में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां सब स्टेशन की स्थापना के लिए जमीन के चयन प्रक्रिया को तत्काल निराकृत किया गया। इस दौरान विधायक शैलेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर शहर की आबादी करीब 1.5 लाख की है। ऐसे में यहाँ बिजली सप्लाई को लेकर केवल तिफरा सब स्टेशन स्थापित है। वहीं जिस वजह से आए दिन अघोषित बिजली कटौती की समस्या से आम जनता को 2-4 होना पड़ता है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। बिलासपुर में जब हमारी सरकार आई उससे पहले यहाँ पर बहुत समस्याएं हुआ करती थी। बिलासपुर में अक्सर बिजली गुल हो जाती थी। उसको लेकर हमारी सरकार जब आई तो उन्होंने सबसे पहले उपभोक्ताओं को राहत दी
बिजली बिल हाफ योजना उन्होंने करी और लगभग हर साल जो है इस योजना का लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेशवासियों को मिलता है। बिलासपुर में बिजली थोड़ी जाती थी तो इसके कारण शिकायतें आती थी और शिकायत आने का मेन कारण ये था कि हमारे पास जो सब स्टेशन 132 kVA के हैं वो बिरकोना में है, मोपका में है, सिलपहरी में है और तिफरा में है। तो इन सब स्टेशन में केवल तिफरा सब स्टेशन जो है उससे केवल हमारे बिलासपुर को फीड किया था। लगभग बिलासपुर शहर में 1,25,000 उपभोक्ता हैं और इन 1,25,000 उपभोक्ताओं में केवल तिफरा का सब स्टेशन से जो है वो पावर सप्लाई होती है और जब फॉल्ट आ जाता था तो उसके कारण बिजली चली जाती थी। इसके कारण पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में जो लोग हैं परेशान होते थे। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से शुरू से मैं मांग कर रहा था कि मेरे बिलासपुर को एक सब स्टेशन 132 kVA का दिया जाए। उन्होंने विधानसभा में मुझे आश्वासन दिया कि हम ज़रूर देंगे और मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारे बिलासपुर को 132 kVA का सब स्टेशन सैंक्शन किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से ये सब स्टेशन बनेगा और इसके लिए ज़मीन जो स्थल है फाइनल कर लिया गया है। मंगला में स्थान सुनिश्चित कर लिया गया है। मेरी विद्युत मंडल के जो चेयरमैन हैं अंकित आनंद साहब, उनसे बात हुई थी और बहुत जल्दी ही जो है वो उसको टेंडर करने वाले हैं और टेंडर करने के बाद बिलासपुर में 132 kVA का एक सब स्टेशन बन जाएगा जिससे बिलासपुर शहर को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और ये केवल और केवल जो है प्योर बिलासपुर शहर के लिए बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में बिलासपुर में जो विद्युत का जो संकट है, जो आम आदमी, आम नागरिक को जो परेशानी होती है वो इसके बन जाने के बाद नहीं होगी। राजगढ़ से जीरापुर थाने में पिपलदा गांव में एक नवविवाहिता गर्म पानी से जल गई। परिजनों से जीरापुर राजगढ़ में इलाज कराने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल ले गए। इंदौर में उसका इलाज किया जा रहा है, वहां पहले से स्वस्थ है। नवविवाहिता सोना बाई 20 वर्ष की पत्नी सूरज दांगी निवासी गुड़ाहाल पिपलदा की शादी 9 महीने पहले हुई थी। सोना भाई ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति सूरज ससुर राम निवासी जेठ करीब इनके साथ मिलकर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल दिया गया, जिसके कारण वो झुलस गई और जिसके वहां पे पेट से घुटने तक जल गए, जिसमें आरोपी पति सूरज ससुर राम निवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि जेठ बजय सिंह और 7 फरार है। थाना जीरापुर पे दिनांक 13 जनवरी 2022 को एक जांच तहरीर अरविंद हॉस्पिटल इंदौर से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच की गई। जांच दौरान जांच तहरीर में मजरूबा सोनाबाई दांगी पति सूरज सिंह दांगी की डीडी कराई गई थी, जिसमें मजरूबा ने अपने कथनों में अपने पति सूरज सिंह दांगी, सास अयोध्या दांगी, ससुर रामनिवास दांगी एवं बड़े ससुर पर पानी से मजरूबा को जलाना बताया था, जिस पर से अपराध धारा 326, 498A और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसका अपराध क्रमांक 24/22 धारा 326, 498A और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मजरूबा का पति सूरज सिंह दांगी और पिता रामनिवास दांगी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी 2 आरोपी फरार हैं, इनको शीघ्रता से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।